सेकंड चैप्टर था, ये अबाउट द फील्ड जियोलॉजिकल टेक्निक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपको ये बताएगा कि आपने फील्ड में बिहेव कैसे करना है। ठीक है, मतलब आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपकी जो है क्लॉथिंग कैसी हो, आपकी जो है इक्विपमेंट कौन से एसेंशियल्स हो। उससे मुझे याद है मैंने कल आपको असाइनमेंट भी दी है, तो असाइनमेंट के बारे में हम इस लेक्चरिंग के बाद जो है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली बताएगा कि आप अगर सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप स्टडी किस तरह करेंगे, आपका एम एंड पर्पसेस क्या हो। तो पहला जो सेकंड चैप्टर है ये इक्विपमेंट्स के बारे में। तो इसमें बेसिकली उन्होंने डिफरेंट इक्विपमेंट्स का बताया कि सैम्पलिंग के लिए आप कौन से यूज करें, जीपीएस आप कब यूज करते हैं खुद को ट्रायंगुलेट करने के लिए, क्योंकि हम जो जाके डेटा लेते हैं उसको एट द एंड ऑफ द डे हमने किसी मैप पे प्लॉट करना होता है। ठीक है, तो मैप पे प्लॉट करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास ये डेटा तो आ गया, किसी बेड की आप थिकनेस मेजर कर रहे हैं या फिर उसकी आप स्ट्राइक एंड डिप मेजर कर रहे हैं, लेकिन अब उसको आप आके मैप पे प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे तो वो फिर यूजलेस हो जाएगा। तो उसके लिए आपको जो है वो डिफरेंट टूल्स होते हैं, या तो आप ट्रायंगुलेशन करेंगे टोपो शीट के साथ, ठीक है, क्या नाम है उसका, ब्रंटन यूज करके, या फिर आप जीपीएस जो कि आजकल बहुत मोस्ट सोफिस्टिकेटेड है कि वो आपको ट्रायंगुलेट करके आपको ग्लोनेस वगैरह का मैंने आपसे जिक्र किया था कि वो आपको पिन पॉइंट करके बता देता है कि एट दैट मोमेंट आप जमीन पे कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू द मैप। ठीक, तो फिर ये हम इसमें डिफरेंट हमने चीजल वगैरह का, ये जो है हैमर चीजल एंड अदर्स जो हार्डवेयर है ये बेसिकली सैंपल पिकिंग के लिए है। ठीक है, इसमें आपके पास ये राइट साइड पे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर्स हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला है इसके पॉइंटी इसका एंड है एक, ये होता है इग्नियस या फिर हार्ड रॉक्स के लिए ना। और जबकि जो सेकंड है ये आपके पास थोड़ा उस साइड पे इसका आप देखें तो इसका जो दूसरा एज है ये आपके पास थोड़ा फ्लैट है, तो ये आपके पास आ जाते हैं उसके लिए जो सेडिमेंट्री रॉक्स हों, जो सॉफ्ट रॉक्स हों, उसके लिए ऐसा चीजल के तौर पे एक्ट करता है। और सेकेंडली ये आपके पास फिर डिफरेंट टाइप के फिर हैमर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये चीजल्स हैं आपके पास 6 7 में और ये थर्ड में। ठीक, ये चीजल ये वो होता है कि बाज दफा आपके पास कोई रॉक यूनिट होता है वो फंसा होता है, उसके ऊपर अगर आप हैमर लगा के तो उस पर जोर लगाएंगे तो वो टूटने का डर होता है कि हैमर टूट जाएगा। तो ये चीजल जो है ये आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप सैंपल पिकिंग जो है वो इजीली कर सकें। तो ये आपके पास आ गया, जैसे आम स्पेड्स हो गए जिसको आम जबान में आप करंडी कहते हैं। ठीक है, जब आप स्ट्रीम के सेडिमेंट्स या सॉइल के सेडिमेंट्स वगैरह आप ले रहे होंगे तो उन्हें आप इसके थ्रू जो है वो पिक करते हैं। अब ये देखें जैसा ये फिगर है, इसमें ये अनकंसोलिडेटेड सॉइल है, ये मोस्टली जो है स्ट्रीम के अलोंग या रिवर के बेड के अलोंग जो है आपके पास मिलते हैं। तो इनको जो पिक करना है, इन्हें पिक करने के लिए आपको चीजल तो नहीं यूज होगी ऑब्वियसली, क्योंकि चीजल जो है वो हार्ड रॉक को तोड़ने के लिए होता है, तो ये तो है ही सॉफ्ट रॉक। तो इसको आपने पिक करके बैग में डालना है। तो पिक करने के लिए ऑब्वियसली फिर आपको अब ये एक छोटे शॉवल के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाते हैं। तो फिर हार्ड कॉपीज वगैरह जो फील्ड नोटबुक्स होती हैं, ठीक है, तो इसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया कि इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी लेके जाना चाहते हैं, या तो उसकी हार्ड हो बैक या सॉफ्ट बैक हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे उसने कहा बुलडॉग क्लिप्स। ठीक है, ये साइड पे जो इसने छोटे छोटे इसने सॉरी जो टेक्स्ट बॉक्स डाले होते हैं इसमें उसने थोड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी होती है कि बुलडॉग क्लिप जो होते हैं जो नॉर्मली आपको मिल जाते हैं, तो वो होते हैं वो पेपर को क्लिपिंग करने के लिए होता है। अगर वेदर जो है आपके पास विंडी है, क्योंकि हम जो आप फील्ड पे जाते हैं बाज़ दफ़ा विंडी होता है, किसी आप माउंटेन पे गए हैं जिस तरह हम गए थे लास्ट टाइम उसके ऊपर कोहिस्तान वाली साइड पे, तो वहां पे वो काफी विंडी था। तो हमने बेसिकली तो हमने क्लिप बोर्ड रखा हुआ था, लेकिन क्लिप बोर्ड के जो लोअर एज जो होता है तो वो तो वहां पे आपके पास जो पेजेस हैं वो आपके पास आज़ाद होते हैं, तो उसके ऊपर जिस टाइम हवा लगती है तो उनके उड़ने का खतरा होता है। तो वो इतना आप डेटा कलेक्ट करके आ रहे हैं और वो एट द एंड विंड लगी और वो उड़ गए तो वहां पर आपके पास डेटा का लॉस हो सकता है। तो उसके लिए बुलडॉग क्लिप्स होते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो आप उन्हें पेजेस को साइड पर से क्लिप कर दें ताकि वो हवा के साथ उड़े ना। या फिर वहां पे मैंने ये यूज़ किया था कि मैंने रबर बैंड वगैरह साथ में रखे हुए थे, तो वो उसके ऊपर आप
कवर अप कर देते हैं पेज के ऊपर, ताकि पेज जो है वो फ्लैपिंग ना करे जिस टाइम पे विंडी हो। ठीक है, तो हार्ड बैग या सॉफ्ट बैग, ऑब्वियसली आप जब फील्ड पे जाते हैं तो वो आप खड़े हुए होते हैं या फिर आप बैठे हैं भी, तो सॉफ्ट बैग जो होती है वो ऑब्वियसली आपको वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती राइट अप के लिए। तो हार्ड बैग हो तो वो ज़्यादा फिजिबल है, ज़्यादा अच्छा है, आइडियल है कि आपके पास जो कॉपी है उसकी जो बैक है वो हार्ड होता है कि वो आपको एक गत्ते की तरह यूज हो। तो अगर आप एक्सक्यूज मी, तो अगर आप सॉफ्ट पैक यूज कर रहे हैं तो उसके लिए फिर साथ में डिजायरेबल ये होगा कि आप जो है वो साथ में एक क्लिप बोर्ड लाजमी रखें। ठीक है, साइजेस डिपेंड करते हैं आपकी अपनी उसके ऊपर कि आप कितना उसके साथ आपको जितना डिजायरेबल है। अगर आप बहुत छोटी रखेंगे तो ऑब्वियसली आप जो है वो स्केचेस वगैरह जब बनाएंगे, जब आप रियल फील्ड में जाएंगे अपनी पर्सनल फील्ड्स पे, तो या किसी प्रोजेक्ट के अलावा, तो वो आपको स्केचेस बनाने पड़ते हैं वहाँ के, ये लॉग्स बनाने पड़ते हैं। तो अगर आप बिल्कुल हैंड साइज की कॉपी रखेंगे तो वो स्केच कंप्लीट नहीं आएगा। आप बहुत बड़ी भी नहीं रख सकते कि वो ऑब्वियसली संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आइडियल फॉर्म में प्रेफरेबल आपके पास जो है 15x20 सेंटीमीटर के हैं या 30x20 सेंटीमीटर की है कॉपी, तो वो जो आपको आपकी जो पर्पस है उसको सॉल्व कर रहा है, तो वो आप उस तरह की जो कॉपी है उसको आप रख लें। ठीक, फिर नेक्स्ट में आता है कि उसकी जो बाइंडिंग है वो कैसी हो, स्पाइडल बाइंडिंग हो, ग्लूड हो, या स्विन हो, स्विन मतलब सिली हुई हो, या फिर उसमें ग्लू वाली होती है। बाद आपने देखा होगा जो रजिस्टर्ड होते हैं आप लोग जो अक्सर लेके आते हैं क्लासरूम में, उनमें ग्लू भी लगा होता है, रजिस्टर भी लगा होता है। तो अगर वो विंडी हो जाता है, ये ग्लू वाले ऑब्वियसली आपने देखा होगा ज्यादा खुले तो उनमें से पेजेस निकलने पड़ जाते हैं। ठीक है, उससे अगर सिली हुई हो तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें बेंड का जो है ना इश्यू बहुत ज्यादा आता है। वो आप उसे खोलते हैं तो वो टाइट होती है, वो आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती। आप वहां पे एक हाथ एक पेज पे रखा होता है, दूसरा हाथ दूसरे पेज पे रख के लिख रहे होते हैं। तो उसमें स्पाइरल बाइंडिंग जो है वो टोटली 180 डिग्री तक जो है, बल्कि 360 डिग्री तक वो पूरे का पूरा खुल जाता है, तो वो ज्यादा अच्छी है। फिर प्लेन हो या लाइन हो या ग्राफ पेपर में हो, ग्राफ प्लेन आपको तब चाहिए जब आप स्केचेस वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, लाइंड आपको तब चाहिए जब आप जो है वो कर रहे हैं कोई डेटा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली आपको, या फिर आप उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख रहे हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम कि आप एक्सपोजर मिलता है तो उसको आप स्टडी किस तरह करते हैं। ठीक है, तो ये फिर ग्राफ पेपर इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप स्केच बना रहे हैं तो ये आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इजी देता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस उसके डिफाइन कर दें तो उसमें ये होता है कि आपको पता है कि वन स्मॉल बॉक्स या वन बिगर बॉक्स आपने किस स्केल के मुताबिक रखा है, कि 10 मीटर्स को डिफाइन कर रहा है या 20 मीटर्स को डिफाइन कर रहा है। तो उसके मुताबिक अगर किसी एक्सपोजर की आपने थिकनेस मेजर की तो वो आपको उन्हीं बॉक्सेस के अकॉर्डिंगली आपको बार बार स्केल नहीं यूज करना पड़ेगा। आप उन्हीं बॉक्सेस को मूव करेंगे यार कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 मीटर है, तो आपके पास जो एक्सपोजर है जो एक्सपोजर है आपके पास, वो आपको फॉर एग्जांपल 10 मीटर का एक्सपोजर है, तो आप ऑब्वियसली 10 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो उसके ऊपर उसको मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी ऑब्वियसली ये सारी चीजें जितनी हैं ये डिपेंड कर रहा है आपकी फील्ड की नेचर क्या है। ठीक है, आप फील्ड जो है वो अकॉर्डिंग टू वहाँ पे स्केच बनाने के लिए जा रहे हैं, या सिंपली डेटा रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर आप वहाँ पे फर्दर जो है उसके लिए क्या नाम है लॉग बनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड पेपर क्या हो, पेपर की क्वालिटी। अब अगर आप देखें तो आपके पास वाटर रेजिस्टेंट भी हैं। रेजिस्टेंट वो होता है जिनके ऊपर स्प्लैश वगैरह पड़े तो वो उसे मूव कर देते हैं। ठीक है, वाटर प्रूफ फुली ये है कि अगर वो कॉपी आपकी जो है वो पानी में गिर भी जाती है, अगर आप स्ट्रीम के साथ काम कर रहे हैं, आप स्ट्रीम सेडिमेंट्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप उस पे क्या नाम है स्ट्रीम के बैंक्स के सेडिमेंट कर रहे हैं, या वाटर के आप हाइड्रो के सैंपल्स कर रहे हैं, तो आपको पानी में ऑब्वियसली बार बार घुसना पड़ता है। तो उस वजह से
आपके पास अगर फुली वाटर प्रूफ है तो वो वेल एंड बेस्ट है, क्योंकि अक्सर जो होता है पानी में स्लिपरी होता है, नीचे काई वगैरह होती है उन रॉक्स के ऊपर। अब जिस तरह लास्ट टाइम हम गए थे तो उसमें वो मेरा स्टूडेंट था, तो वो एक दफ़ा वो गिरा पानी में, तो उसके पास जीपीएस वगैरह था, मोबाइल वगैरह हम पहले ही उधर डिपॉजिट कर देते हैं, साइड पे ही बैंक पे रख लेते हैं। तो वो ये ऐसी चीजें हैं कि अगर बैंक की दूसरी साइड पे भी जाके आपने सैंपल लेना है तो वो उसके लिए आप जब दूसरी साइड पे जा रहे होंगे, अगर आपके पास कॉपी है, अगर आप गिर जाते हैं पानी में, वो वाटर प्रूफ कॉपी नहीं है, तो वो कॉपी सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। फिर ऑब्वियसली पेन वगैरह जो है वो अब इंक पेंक तो कोई कोई नहीं यूज़ करता, तो वो बॉल पॉइंट वगैरह ही यूज़ होते हैं। तो वो परमानेंट टाइप के होते हैं। वो स्टार्ट में होते थे इंक पेन जो है वो अगर उससे पानी लगता है तो वो ऑब्वियसली वो सारे का सारा डिस्पर्स हो जाएगा। फिर पोजीशन ऑफ द हिंज कि उसकी जो सिलाई हुई हुई है उसकी पोजीशन क्या हो, या टॉप पे हो या फिर साइड पे हो, या आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लैपटॉप, नोट पैड्स, पीडीएस वगैरह, ठीक है, अगर आपका काम इस तरह का है कि वो उसके लिए लैपटॉप चाहिए तो फिर आप लैपटॉप साथ में लेके जाएंगे, उसमें जो सूटेबल आपके पास क्या नाम है होंगे, क्या नाम सॉफ्टवेयर, वो आप पहले से डाल के लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक्सेल तो लाजमी चाहिए होता है, अगर आप वहीं पे फील्ड पे शाम को बैठ के तो अपना डेटा जो है कंपोज करना चाहते हैं, तो एक्सेल इज द मोस्ट प्रॉपर सॉफ्टवेयर जिसमें आप जो है डिजिटल डेटा स्टोर कर सकते हैं इजीली। आप ऊपर जो है 3-4 कॉलम बना लेते हैं, उसमें कहते हैं सैंपल नंबर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसकी एलिवेशन, फिर उसकी जो डिप एंड स्ट्राइक वगैरह, ठीक है, उसके आगे डिस्क्रिप्शन वगैरह, ठीक है। तो वो इजीली वहां पे, क्योंकि मोस्टली आपके जो कलेक्ट करके आते हैं वो डिजिट्स कलेक्ट करके आते हैं, ठीक है, स्ट्राइक होगी, डिप होगी, या फिर एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो हो गया, तो ये आपके पास क्या होता है, ये डिजिट की फॉर्म में होता है, तो वो आप उसको वहां पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम पीआईटी के काम में जिस टाइम गए थे, या तो हमारा जो सिस्टम था एमटी साउंडिंग का कर रहे थे हम मैग्नेटोटेलेरिक का, तो वो जो सिस्टम था वो इनिशिएट ही आपके लैपटॉप के कमांड से होता है, उसमें जो सॉफ्टवेयर पड़ा होता है उसके थ्रू हम उस लैन केबल के थ्रू उस एडीयू मीटर को हम एक्सेस करते हैं, फिर उसमें हम अपनी एक कमांड पुट करते हैं कि आप कमांड जो है वो कितने टाइम पे स्टार्ट करे, कौन सी फ्रीक्वेंसी कितनी देर तक वो मैयर करे। ठीक है, तो उसके लिए हमें लैपटॉप की जरूरत थी। फिर बाद में जब आप उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जब सेकंड फील्ड में हम गए थे उसके लिए साइज्मिक स्टेशन की इंस्टॉलेशन के लिए, तो साइज्मिक स्टेशन की इंस्टॉलेशन के लिए यू जस्ट नीड एन आईपैड या आईपॉड हो आपके पास, ठीक है, उसमें उनके सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो रेफटेक के सॉफ्टवेयर हैं, तो उसमें वो सारी जो है वो फिलिंग वगैरह करके जिस टाइम आप इंस्टॉलेशन उसकी कर देते हैं, इंस्टॉलेशन के बाद जो है वो आप उसको कमांड अपने आईपैड से दे सकते हैं थ्रू दैट सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है आपकी फील्ड के नेचर के ऊपर। ठीक है, तो वही उसने कहा कि जीआईएस वगैरह आप डाल सकते हैं अगर आप वहीं पे मैपिंग करना चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास इनफ, और इन सारी चीज़ों के लिए ना पावर सप्लाई होनी चाहिए। जैसे अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो लेक्चर के साथ मैंने फिर पावर बैंक वगैरह रखे हुए हैं। ठीक है, जितने आप गैजेट्स में जाते हैं तो फिर उसमें ये चीज़ें आती हैं कि आपकी पावर सप्लाई जो है वो इनफ है या नहीं है। ठीक है, और सेकेंडली जब आप सनलाइट में होते हैं तो सनलाइट में बाज़ दफ़ा वो उसकी स्क्रीन विजिबल नहीं होती। ठीक है, तो जीपीएस जैसा मैं परचेज कर रहा था तो उसमें मेरे पास दो ऑप्शन थे कि आया मैं उसको कलर परचेज करूं या ब्लैक एंड व्हाइट परचेज करूं। कलर्ड का आपको पता है जिस टाइम आप धूप में जाते हैं तो एक तो वो बैटरी ज्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है, और सेकंडली ये है कि जिस टाइम आप उसमें धूप में जाते हैं तो उसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बाकी उसमें ऑब्वियसली ऑप्शन बहुत होते हैं, उसमें आपको मैप जो है वो कलर दिखाई देता है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन में ये फायदा होता है कि उसकी एक तो विजिबिलिटी अच्छी होती है और सेकंड जो है उसकी बैटरी टाइमिंग जो है वो बैटरी के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता। तो फिर वही आगे आगे बात होगी कि इक्विपमेंट को फुली आप चेक करें, आईपैड वगैरह या लैपटॉप आप लेके जा रहे हैं तो उसको आप चेक करें स्टार्ट में कि हाँ वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब जैसे हम मैग्नेटिक अभी इक्विपमेंट लेके जाते हैं G853 का मैग्नेटोमीटर, तो उसको फील्ड पे जाने से पहले उसको हम डबल चेक करते हैं, ठीक है, उसमें एरर्स वगैरह तो कोई नहीं आ रहे, उसके जो सेंसर है उसमें फ्लूइड है कि नहीं है। ये ना हो कि आप इतना खर्चा करके आप कोहिस्तान के एरिया में जाते हैं जिसके लिए
एक पूरा दिन लगता है आपको, ठीक है, ट्रैवलिंग का। आप वो खर्चा भी होता है, वहां पे जाते हैं, ट्रैवलिंग का, लॉजिंग का। तो वो उसके बाद अब जब आप फील्ड पे पहुंचे हैं वहां पे, तो आपको पता लगे आपके इक्विपमेंट में बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हुई, या फिर उसके आपके कोई इश्यूज हैं, ठीक है। फिर ये डिफरेंट लो टेम्परेचर हो या हाई ह्यूमिडिटी हो, तो उसमें भी इक्विपमेंट काम नहीं करता। हमने जैसे वो एमटी का पहला स्टेशन हमने लगाया था खुंजराव टॉप पे, तो वहां पे बर्फ पड़ी हुई थी। जब नेक्स्ट डे हमने जाके देखा तो वो सिस्टम जो था वो जैम हुआ हुआ था। मोस्ट आइडियली जो इक्विपमेंट होता है ये जो आप फील्ड में लगाते हैं, जब वो एमटी का जो था एडीयू मीटर वो -40 डिग्री तक जाता है, ठीक है, वो ड्यूरेबल है, मतलब -40 डिग्री का टेम्परेचर भी उसमें भी वर्किंग कंडीशन में रहने का। लेकिन वो प्रॉब्लम ये होता है कि अब वो जिस टाइम वो रिपेयर वगैरह उन्होंने किया बाद में, क्योंकि सेकंड हैंड इक्विपमेंट थे, जब रिपेयर हुआ तो उसमें वो जो उसकी वाटर रेजिस्टेंस होती है वो उन्होंने वापस नहीं उसको टैली कर सके। तो उस वजह से उसका जो इक्विपमेंट के अंदर तक जो है वो नमी चली गई थी और वो वाला इक्विपमेंट हमारा डैमेज हो गया था। तो हम स्टार्ट में 4 लेके गए थे इक्विपमेंट, हम उन्हें सीरीज वाइज चार चार के जो है हम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस के साथ हम उनको इंस्टॉल करते थे और साइमल्टेनियसली उनकी रीडिंग स्टार्ट होती थी। तो उसके बाद फिर वी वर जस्ट बाउंड फॉर ओनली 3, हमारे पास 3 ही बच गए थे। तो ये चीजें होती हैं कि आपका जो इक्विपमेंट है वो टेम्परेचर के साथ है कि नहीं है। इसी तरह एक दफा चाइना में मैं गया था, उस पे एक वैसे ही एक्सर्शन पे गए थे, तो सहरा वाला इलाका था, तो उसमें मोबाइल जो था वो, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो गर्मी की वजह से मोबाइल जो है मेरा फर्स्ट टाइम मैंने ये नोट किया था कि मोबाइल मेरा शट डाउन हो गया था, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं इनके साथ ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। राइटिंग इक्विपमेंट वही आपके पास पेंसिल्स वगैरह हैं, अगर आप स्केचिंग वहां पे करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो है और डिफरेंट टाइप्स की पेंसिल्स होती हैं, तब आप पेंसिल्स लेके जाएंगे, वरना आपको पेंसिल्स की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्वियसली आप वहां पे जाके स्केच बना रहे हैं, अगर आप परमानेंट पेन के साथ आप कर रहे हैं, तो जो लाइन आपने लगा दी वो लगा दी, उसको आप रीराइट नहीं कर सकते, उसे रिमूव नहीं कर सकते। तो जब आप स्केचिंग या मैपिंग कर रहे हो फील्ड पे, तो फिर उसके लिए बेहतर ये है कि आप कन्वीनियंट ये है कि आप पेंसिल्स ले जाएं, ठीक है। फिर उसमें डिफरेंट आपके पास हार्डनेस की पेंसिल्स होती हैं, HP एंड 2H जो है, जो आपके पास प्रॉपरली है, ठीक है। जो एच होता है वो उसकी हार्डनेस को शो कर रहा होता है, ठीक है। सॉफ्टनेस जो है उसकी जो है वो बी से शो की जाती है, ठीक है, अगर आप सॉफ्ट टिप की यूज करना चाह रहे हैं। तो जो अक्सर पेंसिल्स वगैरह आपने देखी होंगी, गोल्ड फिश वगैरह की जो आती हैं मार्केट में, उनके ऊपर लिखा होता है 2H या 2B या B लिखा होता है, ठीक है। तो वो उसकी जो टिप होती है उसकी सॉफ्टनेस या हार्डनेस को वो शो कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा हार्ड जिस टाइम यूज करेंगे उसका सिक्का, तो वो आपने ऑब्वियसली आप स्कूल एज में आपने यूज की होंगी पेंसिलें, तो वो अक्सर जो है वो पेज जो है उसको फाड़ देती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सॉफ्ट हो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक। तो पेन जो है वो पेन आपके परमानेंट मार्किंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है, वो वाटर प्रूफ होते हैं, ऑब्वियसली उनकी जो इंक होती है। बॉल पॉइंट पेन्स जो है वो डैम पेपर के ऊपर वो कह रहा है कि राइट अप नहीं करते, ठीक है। या फिर बहुत ज्यादा स्लिपरी पेपर हो उसके ऊपर भी राइट अप नहीं करते। जैसे आप सैंपल के लिए लेके जाते हैं तो सैंपल आप बैग में डालते हैं, ठीक है, सैंपल वैसे ही उठा के आप गाड़ी की डिग्गी में नहीं फेंक देते, उसे प्रॉपरली आप बैग में डाल के उसके ऊपर मार्किंग करते हैं कि बाद में, क्योंकि गाड़ी की डिग्गी में जब आप ट्रैवल करेंगे तो वो आपस में रगड़ के क्रश होते हैं, तो एक तो उसमें कंटेमिनेशन बढ़ जाती है, और सेकेंडली जो है वो उसका डिसफिगर हो जाता है, ठीक है, उसकी टूट फूट हो जाती है। और जब आप वापस अपने घर पहुंचेंगे, आप लैब के एनालिसिस के लिए जाएंगे, तो तब आपके पास उसके ऊपर मार्किंग भी नहीं होगी। तो वो प्रॉपरली आप उसे सैंपल बैग में डालते हैं, उसके ऊपर परमानेंट मार्कर वगैरह से आप उसके ऊपर टैगिंग करते हैं, सैंपल नंबर वगैरह, ठीक है। अपने आप खुद से कोड जनरेट करते हैं, ठीक है, उस फील्ड के मुताबिक। जैसे हम जिजाल में हमने वाटर के सैंपल दिए, तो J1 J2 JH के साथ हमने उसको किया कि जिजाल वाट हाइड्रो सैंपल 1, ठीक है। तो पूरा तो नहीं लिख सकते, तो JH एब्रोविएशन हमने खुद से जनरेट करके 1 किया, ठीक है। वो हम रॉक के ऊपर भी लगा देते थे, ठीक है। उसकी
जो सैम्पलिंग बैग है उसके ऊपर भी परमानेंट मार्कर के साथ आप लिख देते हैं। उसके ऊपर फिर एक आपके पास टेप मिलती है जो कि कपड़े की होती है, ठीक है, या वो लगा दें, ठीक है, उसके ऊपर भी लिख देते हैं आप जितना मतलब हो, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि आप फील्ड करके वापस आए और एट द एंड आपके पास कुछ भी ना हो, ठीक है, डेटा जो है आपका डैमेज हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है पेन वगैरह, पेन का इशू ये है कि पेन आप उसके लिए नहीं यूज कर सकते स्केचिंग वगैरह के लिए। अगर आप मैप बना रहे हैं या फिर स्केच बना रहे हैं तो एक दफा आपने लाइन लगा दी तो लगा दी, वो फिर आप उसे इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आप इरेजर या फिर कलर पेंसिल तब आपको चाहिए जब आप वहाँ पे स्केचिंग करके डिफरेंट उन्हें कलर देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन का बेड है, उसके ऊपर जो है शेल का बेड है, ठीक है, शेल को आप डार्कर कलर देना चाह रहे हैं तो वो तो पेंसिल से आप दे सकते हैं, ठीक है। सैंडस्टोन को अगर आप उसी कलर के मुताबिक कर रहे हैं जो कि मंजिल कलर चार्ट की हमने पिछली उसमें पेजेस में बात की होगी, ये वाले चार्ट, ये आपके कलर चार्ट्स होते हैं ताकि आप वो डिफाइन कर सकेंगे यार वहाँ एरिया में अब्टाबाद फॉर्मेशन थी तो अब्टाबाद फॉर्मेशन का फलां जगह पे ये कलर आ रहा था, फलां जगह पे ये कलर आ रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये आप कलर पेंसिल्स वगैरह से यूज़ करते हुए इनको आप मार्क करते हैं वहाँ पे, ठीक है। इरेजर ऑब्वियसली उसके लिए चाहिए कि अगर आपको कुछ गलती होगी है तो उसे आप रिमूव कर सकें, ठीक है। फिर मैप्स चाहिए होते हैं आपको, रेलेवेंट लिटरेचर चाहिए होता है। आप जिस टाइम सोली अपनी फील्ड पे जाएंगे रिसर्च की, या फिर आप बाद में किसी प्रोजेक्ट वगैरह के थ्रू जाएंगे तो उसके लिए उस एरिया में जाने से पहले एक डेस्कटॉप स्टडी होती है जिसको रिकॉनेसेंस स्टडी सर्वे में इंक्लूड होता है, मस्ट होता है, जिसको डेस्कटॉप स्टडी कहते हैं। तो उससे जाने से पहले आप उस एरिया के लिटरेचर पढ़ते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी किसी ने काम किया हुआ, क्योंकि अब दुनिया ऐसी नहीं है कि आपको बैरन एरियाज बहुत कम रह गए हैं जहाँ पे पहले किसी ने काम ना किया हो, सब लोगों ने काम किए हुए पाकिस्तान में भी और आउट ऑफ पाकिस्तान भी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको टोपोग्राफिक मैप्स वगैरह भी मिल जाते हैं, जियोलॉजिक मैप्स भी मिल जाते हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा कि मोस्टली यहाँ पे डोमिनेंट लिथोलॉजी कौन सी है, ठीक है, आप किसको स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप साथ में मैप्स वगैरह, जियोलॉजिक मैप्स की हमने लास्ट टाइम लैब में हम प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, तो उसमें आपको बताया था मैंने डिफरेंट होते हैं, टोपोग्राफिक मैप होते हैं। टोपोग्राफिक मैप्स वो होते हैं जिसमें टोपोग्राफी शो की जाती है, जिसमें एलिवेशन वगैरह होती हैं, डिप्रेशंस होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा बेस मैप, मैंने आपको कहा था इन सारे मैप्स का जो बेस होता है वो आपके पास जियोग्राफिक मैप होता है, ठीक है। वो बताता है कि कौन सी लोकेशन है, फॉर एग्जांपल ये एबटाबाद है, सीएमएच है, हवेलियां है, मेजर कोई भी आप जियोलॉजिक मैप वगैरह जिस टाइम देखते हैं तो जियोलॉजिक मैप में आपके पास वहाँ पे जियोलॉजी भी होती है और मेन जो उसमें चीजें होती हैं वो सिटीज की लोकेशंस होती हैं, ठीक है। तो एरियल फोटोग्राफ्स भी आप यूज कर सकते हैं। एरियल फोटोग्राफ्स जो है वो यूजिंग ये एक रिकॉनेसेंस सर्वे में आता है कि आप फील्ड पे जाने से पहले आप उनको एरियल फोटोग्राफ्स वगैरह देख लें। अब जैसा पर्सनली जब मैं अपने दोस्त के साथ हाइकिंग के लिए जाता था किसी नई लोकेशन पे, जैसा मीरन जानी वगैरह होगी, ठीक है, ये जगह होगी मीरन जानी, तो हम वहाँ पे जाने से पहले गूगल सैटेलाइट मैप जो कि इजीली एक्सेसिबल होता है हम वो डाउनलोड कर देते थे ताकि हमें उस एरिया की टोपोग्राफी का पता हो, ठीक है। उसके ऊपर ऑब्वियसली मार्क, आपने सब ने गूगल मैप्स वगैरह देखे होंगे, तो उसमें मार्क हुए होते हैं, आपकी सिटीज भी होते हैं। एक उसमें होता है सैटेलाइट इमेज होता है, तो सैटेलाइट इमेज के साथ ना आप देख सकते हैं कि वहाँ पे टोपोग्राफी किस तरह की है, स्टीप है या किस तरह, तो वो उस तरह पहले आप अपना एक बेस स्टेशन सा ढूंढ लेते हैं कि हाँ अगर आपने मीरन जानी जाना है तो आप वहाँ पे जो गेस्ट हाउस है वहां से स्टार्ट करेंगे तो कौन सी बी रिंग वगैरह का आप कंपास से उसकी एंगल मेजर कर लें तो आप वहाँ पे इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एरियल फोटोग्राफ्स जो होते हैं वो आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं, बर्ड आई व्यू दे देते हैं कि यार आप फील्ड पे जा रहे हैं तो उस फील्ड पे आप आगे जो इनकाउंटर करेंगे टोपोग्राफी वो किस तरह की होगी। अगर आप जियोफिजिकल फील्ड के लिए जा रहे हैं, आप ग्रिड में करना चाह रहे हैं सैम्पलिंग, ठीक है, मैग्नेटिक की फॉर एग्जांपल हम जिस तरह करते हैं तो मोस्ट आइडियली ये होता है कि आप ग्रिड में करें एक प्रॉपर स्पेसिंग के ऊपर ताकि आपके पास एक एंड में 3D इमेज आ जाए, ठीक है।
तो उसके लिए आप फर्स्ट लेआउट कर सकते हैं, या फिर आप जियोलॉजी की फील्ड के लिए जा रहे हैं तो आप एक्सपोजर्स देख सकते हैं इसके थ्रू कि यार कहाँ कहाँ पे रोड कट है और कहाँ पे लैंडस्लाइड हुई हुई है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये लैंडस्लाइड जब रोड कट होते हैं ये आपको एक जो फ्रेश सैंपल्स नीचे होते हैं, क्योंकि वेजिटेशन की वजह से आपकी जो लिथोलॉजी होती है वो मोस्टली हाइड हो जाती है हैवी वेजिटेशन की वजह से या फिर सॉइल कवर की वजह से। तो ये जो रोड कट्स होते हैं या कहीं पे माइनिंग वगैरह हो रही हो तो वहाँ पे आपके पास बेस्ट एक्सपोजर्स होते हैं सैम्पलिंग के, ठीक है। तो ये एरियल जो पिक्चर्स होते हैं, एरियल पिक्चर्स बेसिकली इसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं। बाज होते हैं जो आपके पास अगर लो बजट है तो आप वहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं डेवलप कंट्रीज में, तो वो वहाँ पे वो यूज करते हैं एरोप्लेन्स को, ठीक है। एरोप्लेन के साथ में एक कैमरा माउंटेड होता है और उसके ऊपर जो है वो एक फ्रिक्वेंसी सेट की हुई होती है कि इतने मीटर्स के बाद जो है वो क्लिक करता जाए, ठीक है। वो एक फुल फ्लाइट टॉपिक है उसके बारे में। तो मिनरल प्रोस्पेक्टिंग वगैरह के लिए मोस्टली ये चीज़ें यूज होती हैं। तो इसके साथ जो है आप जीआईएस के इमेजेस देख सकते हैं, ठीक है। तो की पब्लिकेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें आप साथ में रखेंगे। नेक्स्ट में आपके पास आ जाता है जी क्लॉथिंग वगैरह कैसी हो, बैकपैक कैसा हो, जिसे रक्सैक भी कहते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोविजन कैसी हो, तो क्लासेस वो पहना करें जो आपके पास कंफर्टेबल हो। मैंने ये कॉम सेट के बच्चों में बड़ा देखा है कि नॉर्मली जो है आप जीन्स वगैरह में फिर रहे होते हैं जब क्लास लेने आते हैं, या ट्राउजर में फिर रहे होते हैं जो कि कंफर्टेबल होता है। जब फील्ड पे आप जाते हैं तो आपने इंतहाई डिस्कम्फर्ट शूज पहने होते हैं, और आप अक्सर को तो मैंने लिटरली देखा है कि वो ड्रेस पैंट वगैरह पहन के फिर रहे होते हैं। बंदा पूछे यार अब इस ड्रेस पैंट में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जीन्स में आपको पता है कि जीन्स में अब आज आपके पास स्ट्रेचेबल जीन्स आती हैं। स्ट्रेचेबल जब आप हमने आप फील्ड पे आपका छठा सेमेस्टर है, आपने 2-3 फील्डें की होंगी, तो आपको पता है जब पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है तो वो आपको उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। आपकी जो क्लॉथिंग है जीन्स है उसमें स्ट्रेच होगी तो तभी आप एक बड़ा लीप ले सकते हैं। कहीं पे जंप करना पड़ता है या फिर अब वो अक्सर बंदा फिसल जाता है, गिर जाता है। तो उनके लिए आपके शूज जो हैं मोस्ट प्रेफरेबली ये होने चाहिए कि वो एंकल ग्रिप शूज हों, ठीक है। थोड़े वो जो बड़े वाले होते हैं जिस तरह फौजियों के डीएमएस होते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि अगर आपका पाँव ट्विस्ट होता है तो वो निकलेगा नहीं, ठीक है। सेकेंडली उनकी ग्रिप अच्छी हो, ठीक। तो कंफर्टेबल हो कपड़े आपके, खुले हो, थोड़ी एयरी हो ताकि उसमें आपको स्वेटिंग ना हो। टाइट होगा तो जब आप ज़्यादा चलेंगे तो वो आपका घुटना वगैरह छिल जाएगा। आपके जो बाल वगैरह होते हैं ये इनमें आपको इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है वाटर प्रूफ हो तो ज़्यादा अच्छी बात है आपके। मैं नॉर्मली जब फील्ड पे जाता हूँ तो एक मैंने साथ में वाटर प्रूफ जैकेट रखी होती है, वो छोटी सी आ जाती है आपके पास, ठीक है। आपके बैकपैक में आ जाती है इन केस अगर आप गए हैं। जैसे आजकल वेदर जो है वो फॉरन शिफ्ट हो जाता है। अभी धूप है लेकिन कल का फोरकास्टेड है कि कल से फिर बारिश है, बारिश होती है, बाज़ दफ़ा हैवी रेन हो जाती है। तो उसके लिए ये ना हो कि आप गीले हो जाएं। छतरी ऑब्वियसली हैंडी नहीं होती, आप छतरी उठा के कैसे पहाड़ों पे चढ़ेंगे। तो उसके लिए अगर आपके पास रेन कोट है तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। फिर आपके पास स्पेयर क्लॉथ्स भी होने चाहिए कि अगर वो गीले हो गए हैं तो आप पूरा दिन उन गीले कपड़ों में ना फिर रहे हो, ठीक है। वेदर कंडीशंस के मुताबिक लेके जाएं, ठीक है। तो बैग आपके पास कैसा वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आप बेल्ट माउंटेड बैग्स भी होते हैं, स्मॉल शोल्डर बैग्स भी होते हैं। आपने वो फील्ड पे डिपेंड करता है कि अगर आप की गाड़ी आपके साथ चल रही है, ठीक है, तो फिर तो आप एक मेजर बैग जो है वो आप गाड़ी में रख लें, ठीक है, जिसमें आपके कपड़े छपड़े हैं। जैसा हम ये मेजर फील्ड्स पे जाते थे तो उसमें हमने दिल्ली के ट्रैवलिंग थी तो गाड़ी हमारे साथ ही होती थी। तो गाड़ी में हम जो है वो अपने जो स्पेयर कपड़े वगैरह वो सारे वगैरह डाल के उसमें बैग में रखे होते थे। और एक फील्ड बैग होता है। फील्ड बैग में ये है कि मेरा जो फील्ड बैग होता है जो मैं पर्सनली होता है उसमें कंपास पड़ी होती है, जीपीएस इक्विपमेंट वगैरह पड़े होता है जो मुझे यूज पड़ेंगे, ठीक है। हैंड लेंस वगैरह हो गए,
ठीक। और उसके अलावा फिर रेन सूट हो गया, ठीक है। फिर पानी हो आपके पास, पानी मस्ट होना चाहिए उसी छोटे से बैग में। तो ये चीजें बैग ऑब्वियसली बाज दफा होते हैं वो साइड वाला जो बैग होता है जो काइंड ऑफ लेडीज पर्स की तरह का, तो वो फिजिबल नहीं है। जब आप छलांग वगैरह लगाते हैं या तेज चलते हैं तो वो साइड से आपको टकर रहा होता है, तो वो आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, ठीक है। और उसका एक ही साइड पे प्रेशर पड़ रहा होता है, तो आपके पोस्चर में भी लॉन्ग रन में उसमें इशू हो सकता है, ठीक है। आपको अनकॉन्शियसली आपकी बॉडी जो है वो स्टेबल कंडीशन में रहने के लिए एक साइड पे ज्यादा जोर डाल रही होती है, ठीक है। ये अक्सर जो होता है ये बैक के इश्यूज बनते हैं अगर आप वन साइडेड आपने बैग पहना हुआ है, ठीक है। अक्सर जो स्कूल बैग भी होता है वो हम लोग जो है स्टाइल मारने के लिए एक साइड पे बांध देते हैं, दोनों उसके क्लिप नहीं करते। वो एक साइड पे बांधने की वजह से वो ये होता है कि उस साइड पे वेट बढ़ रहा होता है और उस वजह से आपकी बॉडी जो है ना अनकॉन्शियसली, जो आपको नहीं पता होता, लेकिन वो बॉडी आपको बैलेंस करने के लिए वहां वाली साइड से उठाने की कोशिश करता है, तो वो जो मसल्स होते हैं आपके वो डैमेज हो रहे होते हैं। आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लॉन्ग रन में उसमें बैंड आ जाता है, ठीक है। तो जब आप बैग पहने तो बेस्ट ये है कि शोल्डर बैग जैसा स्कूल टाइप का होता है और उसको दोनों साइडों से स्ट्रिप करें, ठीक है। तो उसके अलावा अगर रेन बैग होते हैं आजकल, ठीक है, जो फील्ड के होते हैं, उसके नीचे एक छोटा सा पॉकेट बना होता है, उसमें से वो रेन कवर होता है, उसे आप करके अगर बारिश होती है तो आप उसके ऊपर माउंट कर सकते हैं, तो वो आपकी प्रोटेक्शन वगैरह हो जाएगी। हेड प्रोटेक्शन मस्ट होती है, ठीक है। हेड प्रोटेक्शन अभी जब आप किसी हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो हाई एल्टीट्यूड पे जो सन है उसकी आपके जो रेज होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो वो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो सर में दर्द हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हेड प्रोटेक्शन आप या तो सिंपली वो जो स्मैग होता है जो कपड़ा होता है फ़लस्तीनी रुमाल जिसको कहते हैं, मैं मोस्टली उसको भी यूज़ करता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो आपको पूरा कवर अप कर देता है। वो गीला वो ऐसा रुमाल के तौर पे भी एक्ट हो जाता है, ठीक है। या फिर आप अच्छा सा कैप रखें ताकि जो है वो थोड़ा एयरी हो, ठीक है, ताकि उसमें से एयर पास करे आपके सर को जो है वो उसको ठंडा रखे, ठीक है, डिहाइड्रेशन वगैरह से बचे। तो कोल्ड कंडीशन में ये जो हैट होता है ये आपको हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो फील्ड सेफ्टी का आ गया नेक्स्ट में कि प्रिपेयर होके जाएं। तो ये एक साइड पे इसने एक छोटा सा कार्टून बनाया हुआ है। तो उसने क्या कि अपने जिस टाइम आप काम कर रहे होते हैं ना, तो किसी एरिया में आप जा रहे हैं, जैसे आप ऊपर डगरी बंगला वगैरह वाली साइड या फिर गलियात वाली साइड पे कर रहे हैं फील्ड वर्क, तो ऑब्वियसली वहां पे आपके पास पोटेंशियल है कि वहां पे उन्होंने लेपर्ड वगैरह छोड़े हुए हैं, तो अपने इर्द गिर्द के भी ध्यान रखें, ठीक है, जिसमें जानवर वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने गिर्द के हैजर्ड्स वगैरह देखें। अभी इस पिक्चर में आप हैजर्ड देखें तो वो अपना फील्ड का काम कर रहा है, एक तो ऊपर से जिस एक्सपोजर के करीब है वो भी ड्रॉप होने वाला है, ठीक है। अब वो वहां पे फील्ड पे का काम कर रहा है, साथ में जो है उसकी एक वॉल है, वॉल जो है वो पुरानी है, तो वॉल के चांसेस हैं कि वो भी इसके ऊपर गिर सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है एनिमल्स वगैरह के अटैक हो सकता है, ठीक है। तो इतने इर्द गिर्द जो है उसका ध्यान रखें, ठीक। तो इसमें बी प्रिपेयर्ड उसने ये क्या करेक्ट इक्विपमेंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आप उसने कहा दिस इज ओनली इंक्लूड स्पेसिफिक सेफ्टी आइटम सच एज लिस्टेड इन 2.11 में। तो इसके अलावा आपके पास जीपीएस वगैरह होनी चाहिए, ड्रिंकिंग के लिए इनफ वाटर होना चाहिए, फूड होना चाहिए, आपके पास सफिशिएंट क्लॉथिंग हो, फर्स्ट एड किट हो, ठीक है, इमरजेंसी सर्विसेज हो। मैं जब जाता हूँ तो अब पाकिस्तान में ये है, मैंने ये नोट किया है कि आप जिस टाइम हिली स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे आपके ये यू फोन वगैरह ये काम नहीं करता, टेलीनॉर काम करता है, जोंग काम करता है, तो एक स्पेयर सिम आप वो साथ में लेके जाएं। मोबाइल जो है वो एक एक्स्ट्रा, या फिर आप पावर बैंक लाजमी साथ में लेके जाएं, ये ना हो कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो आपके पास जो है बैटरी खत्म हुई हुई है, क्योंकि जितने ये स्मार्ट मोबाइल्स वगैरह होते हैं इनमें बैटरी का इशू होता है ज़्यादातर, तो बैटरी ड्रेन हो सकती है, क्योंकि जिस टाइम में उसको सिग्नल नहीं मिलेंगे,
तो बैटरी ज़्यादा जल्दी कंज्यूम होती है। स्पेशली आप उसका वाईफाई बंद कर दिया करें। वाईफाई जो है वो कंटिन्यूअस सर्चिंग में लगा होता है, ठीक है। ये ब्लूटूथ वगैरह होते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें टाइमर लगा होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो नियर अबाउट उसकी वो होती है हॉटस्पॉट वगैरह, उनको वो सर्च कर रहा होता है। और सर्चिंग की वजह से आपकी बैटरी जो है ना वो ज़्यादा कंज्यूम होती है। और स्पेशली जब आपके सिग्नल उड़ जाएंगे तो वो सिग्नल को दोबारा सर्च करने पे वो अच्छी खासी बैटरी कंज्यूम होती है। तो इसलिए आपके पास बैटरी चार्जर भी हो साथ में, ठीक है, पावर बैंक्स वगैरह स्पेयर हो, रेडियो सिग्नल्स, रेडियो आपके पास हो। रेडियो अब जैसे हम नॉर्थ में गए, अब बाज़ लोकेशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे सिग्नल्स ही नहीं है, ठीक है। कोहिस्तान के एरियाज ऐसे आ जाते हैं, या फिर आप बाबूसर टॉप पे कर गए हो तो बाबूसर टॉप पे आपके पास सिग्नल्स वगैरह नहीं आते। तो हम जब कॉन्वाय में सफ़र कर रहे थे तो हमारे पास दो रेडियोस थे, ठीक है, जो वॉकी टॉकी होता है वायरलेस। तो वो एक फ्रंट की व्हीकल में और एक लास्ट की व्हीकल में हमने रखा हुआ था ताकि आपस में कम्युनिकेट कर सकें। जब ऑब्वियसली फ्रंट वाले को आप पिछले टेल एंड पे किसी को इशू हुआ, वो फ्रंट वाले को रेडियो कर देगा तो वो रुकेगा तो सारा कॉन्वॉय रुक जाएगा। तो आपने कॉन्वॉय में मूव करना होता है, तो आपस में जिस टाइम आप टीम बना के जा रहे हैं तो आपके पास रेडियो है तो वो बेस्ट है, क्योंकि रेडियो जो है वो बाज़ दफ़ा मोबाइल के सिग्नल्स नहीं होते, ठीक है। जिस तरह हम एमटी की फील्ड करने गए थे तो वो स्टेशन की जिसकी मैं बात कर रहा था आपके साथ के खुंजराब टॉप पे, तो खुंजराब टॉप पे कोई भी सिग्नल नहीं है, ठीक है। आखिरी जो सिग्नल आपके पास आते हैं वो सुस सिटी में आते हैं, उसके बाद सिविलाइजेशन ही नहीं है तो सिग्नल्स भी नहीं है। तो वहाँ पे आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कि एक एक साइड पे है, दूसरा दूसरी साइड पे है, तो आपके पास रेडियो हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं, वो ऑब्वियसली थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो सैटेलाइट के साथ वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एड किट लाजमी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आप बाज़ दफ़ा स्लाइड होके अचानक पाँव वगैरह फिसला गिर जाते हैं, या कोई आपको इंजरी आ जाती है जिसमें से ब्लड आपका निकल रहा है, तो वो आपके पास इतनी हो कि आप उसको साथ में बैंडेज वगैरह कर सकें। इतनी बैंडेज ऑब्वियसली सबको आती है, नहीं आती तो एक यूट्यूब वगैरह पे आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं कि बैंडेजेस एक्सक्यूज मी कैसे सर, कर। जी जी। एक्सक्यूज सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही सर। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? नो सर, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं शो हो रही। मेरे पास तो प्रेजेंट हो रही है यार। नो सर, बीच में से हट जाती है सर, फिर बीच में से आ जाती है सर। अभी भी रिमूव हुई हुई है। नहीं, अभी तो मैं उसमें आ गया हूँ ना, एमएस में। खैर आप लोगों के पास बुक्स तो है ना? जी सर, सॉफ्ट में पड़ी हुई है। तो वो अगर आप साइडवेज में उसे खोल दें तो हम उसी बुक के साथ डिस्कस करते हुए फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट के इश्यूज हैं। अगर आप लोग जो है घर के उस पे वाईफाई पे कर रहे हैं तो साथ में वो कोई और कनेक्ट होगा तो वो फिर आपका डैमेज होगा उसका सिग्नल, क्योंकि मैं तो सोली डिवाइस के साथ लगा हूँ और उस डिवाइस के साथ मैं ही कनेक्टेड हूँ। चलिए ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। सर पेज तो नंबर कौन सा है बुक सॉफ्ट में? पेज नंबर जो है 37 पेज नंबर है। पीडीएफ का 51 पेज है और वैसे जो है वो 37 बुक का पेज है। मिल गया? बी प्रिपेयर्ड और assess and monitor the जी potential hazards। जी सर, मिल गया। चले ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे कि एक बी प्रिपेयर्ड में उसने कहा कि आपके पास जो है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके पास सिविलाइजेशन रूट्स वगैरह का पता हो, मैप वगैरह के साथ जीपीएस कंपासेस वगैरह हो, फूड हो इनफ आपके पास। बाज़ दफ़ा आप स्टक हो जाते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा आप ये सोचते हैं कि यार लंच में वहीं पे कहीं पे कर लूँगा, तो लंच की बाज़ दफ़ा आप इतने रिमोट एरिया में चले जाते हैं कि आप लंच के लिए आपके पास वो ही नहीं मिलता, कोई लोकेशन ही नहीं होती, ठीक है। जैसा एक दफ़ा हम ये मियांवाली वाली फील्ड पे गए तो वो स्टूडेंट जो है वो थोड़े अनप्रिपेयर्ड थे, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे आगे खाने पीने की कोई जगह है, तो मियांवाली
में आप गए हुए हैं वहाँ पे नमल गॉर्ज में, तो वहाँ पे तो बंदा ना बंदे की जात होती है। तो किसी ने उनके साथ मजाक किया कि आगे हाँ पूरा रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने अपना सारा पानी का जितना स्टॉक था वो भी खत्म कर दिया, खाने पीने का स्टॉक भी खत्म कर दिया। जब एंड पे पहुंचे नमल गॉर्ज के डैम पे, तो वहां पे उनके पास ना पानी था ना और था कुछ। तो वो फिर ऐसे इश्यूज में जो है वो आपके पास एक्सेस पानी होना चाहिए, ठीक है। पानी की बोतलें एक दो बड़ी आप पास में रख लें, खाने पीने की आप चॉकलेट स्नैक बार वगैरह साथ में रख लें, ठीक है। तो पहले आप उस हैजर्ड में किसी फील्ड में आप जा रहे हैं, तो उस फील्ड एरिया में आप हैजर्ड्स वगैरह को देखें कि सैटेलाइट इमेजेस वगैरह से भी आपको शो होते हैं, ठीक है। वही मैंने आपको कहा कि रिकॉनेसेंस सर्वे किया जाता है। किसी फील्ड पे आप एम ही उठ के नहीं चले जाते कि यार चलो कल चलते हैं मियाँ वाली साइड पे जाके हम फील्ड करेंगे, या फिर हम जाते हैं जाके स्लड में जाके उसको हम मैपिंग करेंगे, या गलियात में चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको लिटरेचर स्टडी करना पड़ता है, फिर वहाँ के आप एरियल फोटोग्राफ्स वगैरह देखते हैं, फील्ड फोटोग्राफ्स अगर अवेलेबल हैं तो वो देखते हैं, ताकि पोटेंशियल हैजर्ड। अब ऑब्वियसली आजकल पिछले दिनों एनडीएमए वालों के भी मैसेज आते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, कि इन बारिशों के दिनों में लैंडस्लाइड्स होती है, ठीक है। आपने ये पिछले दिनों सुना भी होगा कि एक तो जो थी वैन थी या फिर कोस्टर थी, वो पूरी की पूरी ये गलियात वाली साइड पे जा रहे थे, तो लैंडस्लाइड आई और उसमें वो सारे के सारे बंदे जो हैं वो शहीद हो गए, ठीक है। तो इन एरियाज में जिस टाइम आप जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे पोटेंशियल जो आपके पास थ्रेट्स आ रहे होते हैं, वो आपके पास लैंडस्लाइड्स के आ रहे होते हैं, तो वो आप उन सीजन्स को देख के जाएं, ठीक है। जिनमें बारिशें ज़्यादा हैं उनमें मत जाएं। अब जिस तरह कोहिस्तान का एरिया है, आप कराकरम हाईवे के थ्रू जाएंगे, तो वहाँ पे कोहिस्तान के एरिया में वहाँ पे स्लाइडिंग होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हैवी रेन होती है, वहाँ पे जो रॉक की कंपोजिशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, उनकी कंपैक्शन वगैरह। तो जिस टाइम बारिशें हैवी रेन होती है तो वहाँ पे लैंडस्लाइड आ जाती है, रोड जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो इन केस अल्लाह ना करे आप कहीं पे फंस जाते हैं, तो आपके पास रोड खुलने तक का जो टाइम है तब तक के लिए आपके पास इनफ फूड वगैरह होना चाहिए। तो थोड़ा सा स्पेयर हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फॉलिंग रॉक्स की उसने बात की कि अगर आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं, तो ऐसे एरिया में आपके पास हार्ड हैट होना चाहिए, ठीक है। वो जिस तरह अक्सर माइनर्स वगैरह ने नहीं पहना होता, तो अगर आप नॉर्थन एरियाज में जा रहे हैं और आपका चूंकि आप जियोलॉजिस्ट हैं, आपका काम ही ये है कि आप एक्सपोयर के पास जाएंगे, एक्सपोयर को स्टडी करेंगे, तो ऐसे उसमें आपके पास हैट एक होना चाहिए। वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा ऑब्वियसली, मेरा ख्याल है, क्योंकि अगर आप देखें ये हार्डवेयर वगैरह की जो दुकानें होती हैं इस पर से मिल जाएगा। एक पर्सनल आप कलेक्शन फील्ड की बनानी शुरू कर दें, ठीक है। छोटा छोटा करके ले लिया, यही कोई मेरा ख्याल है 1,500 रुपये का होगा कैप। तो इस तरह छोटी छोटी कलेक्शंस वगैरह आप बनाने पड़ जाएं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपने एक्सपेंसिव चीज़ें ही लेनी है, आप एक अपनी फील्ड का ड्रेस वगैरह करें, ठीक है। अगर आपको शूज़ हैं, शूज़ मिलते हैं। अगर आपकी परचेजिंग पावर नहीं है कि आप जाके कैट की शूज़ ले रहे हैं, फलानी चीज़ें ले रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप लंडे में से ले लें, इट्स नो शेम इन इट, ठीक है। लेकिन अपनी जो है ना एक फील्ड किट जनरेट करनी शुरू करते हैं, ठीक है। कंपसेस आपको मिल जाती हैं बाजार में से, इजीली मिल जाती हैं कंपस आपको। कम से कम ये है कि डायरेक्शन वगैरह का पता चल जाए। हैंड लेंस जो है वो अब इतनी ये चीज़ें आम हो गई हैं चाइना की वजह से, कि ये आपको इजीली और सस्ती मिल जाती है। इवन कि ब्रंटन जो है वो चाइनीज़ ब्रंटन, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी, वहाँ पर से डॉक्टर कासिम साहब ने एक गिफ्ट खरीदा था अपने दोस्त के लिए, जियोलॉजिस्ट के लिए। तो मेरा ख्याल है 4-5 हज़ार रुपये का पूरा एक बैग था, उसके अंदर जो है ब्रंटन कंपस वगैरह भी थी, जो चाइनीज़ ब्रंटन कंपस थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको जब मिलती हैं, आप को शूज़ चाहिए अच्छे, तो वो ऑब्वियसली अगर आप किसी ब्रांड के नहीं ले सकते, तो आप जो है वो लंडे में से ले लें। लेकिन चीज़ जो है ना वो आपकी सेफ्टी को इंश्योर कर रही हो, ठीक है। ये नहीं कि आपने सर्विस के, अब जिस तरह वो जूते लेके गया था लास्ट टाइम मेरा स्टूडेंट, ठीक है। तो वो रास्ते में उसके कोहिस्तान के पहाड़ पे चढ़ा, तो शाम को उसके जूते जो है वो फटे हुए थे। तो वो जो है वो सिंपली जॉगिंग के शूज़ थे। तो जॉगिंग के शूज़ नहीं, आप हाइकिंग के शूज़ लें, ठीक है, जो सिर्फ आप फील्ड के लिए रखें। तो आप फील्ड पे जा रहे हैं, इट्स नो शेम इन इट, नोबडी इज गोइंग टू बॉदर अबाउट यू कि यार इसने
लंडे के पहने हुए या कैसे पहने हुए हैं, ये पहना हुआ है कपड़े वैसे पहने हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे अक्सर जैसे हम आप फील्ड में रिमोट एरियाज में जाते हैं, जैसा हम कोहिस्तान में गए हैं तो वहाँ पे बकरियां ही फिर रही होती हैं, ठीक है। तो वो फैशन करने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीज जो होती है वो आपकी सेफ्टी के साथ होता है, ठीक है। कि आपकी सेफ्टी जो है ना वो इंश्योर हो आपकी, चाहे वो शूज में है या क्लॉथिंग में है, ठीक है। तो फॉलिंग रॉक्स के एरिया में अगर आप जा रहे हैं, अगर ये हालात खुलते हैं और आपकी फील्ड जो होती है दोबारा होती है तो वो गिलगित वाले एरियाज में होगी, तो आप कोहिस्तान से होते हुए जाएंगे। तो कोहिस्तान एक इम्पॉर्टेंट रीजन है क्योंकि वो एक आइलैंड आर्क है और पाकिस्तान में ही मौजूद है, ठीक है। पाकिस्तान ये कोहिस्तान और लद्दाख आगे उसमें कश्मीर तक जाता है। तो ये एक ओशियानिक बेल्ट है, ये स्क्वीज हुई हुई है तो कॉन्टिनेंटल बेल्ट्स के दरमियान। तो इसको स्टडी मस्ट किया जाता है, इसके ऊपर बड़ी स्टडी हुई हुई है, इवन के फॉरेनर्स की भी है, पाकिस्तानियों की भी है। तो ये जो है उन एरियाज में जिस टाइम आप जाएंगे तो आपके पास लैंडस्लाइड का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास हार्ड हैट हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर स्नो एवलांचेस हैं, अगर आप ग्लेशियर स्टडीज जा रहे हैं, क्योंकि अब आगे फ्यूचर का नहीं पता, आप क्या पता कौन सी फील्ड में चले जाते हैं। अब जैसा डॉक्टर फैजान साहब हैं, ये ग्लेशियर्स पे भी गए हैं, ठीक है। इन्होंने जो वहाँ की स्ट्रीम्स होती हैं, जो फर्स्ट स्ट्रीम होती है आपके पास फ्रेश वाटर की, उसके सैंपल भी लिए हुए हैं। तो वो जो उसके एवलांचेस वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो उसके आप उसे देख के जाएंगे कि अगर वहाँ पे कन्वेक्स स्लोप्स हैं 30 to 45 डिग्री की और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर गर्मी है तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो एवलांच का सीक्वेंस ज़्यादा थ्रेटनिंग हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप इंश्योर करके तो फिर वहाँ पे जाएं, ठीक है। काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, याद रखिएगा हमेशा, आपकी सिक्योरिटी है। जैसा मैंने आपको कहा था कि मेरे प्रोफेसर ने वो जो इक्विपमेंट थे जो हम इंस्टॉल कर रहे थे पाकिस्तान में, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं, लेकिन उसने मुझे ये कहा था कि अगर तुम्हें अपनी सिक्योरिटी थ्रेट फील हो तो तुम इक्विपमेंट को वहीं फेंक के निकल जाओ, ठीक है। उसने कहा मेरे लिए तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो बनस्बत के इक्विपमेंट में मजीद खरीद लूंगा। तो वो इक्विपमेंट वगैरह को या फिर बल्कि सॉरी, अच्छा अगर आप ने कोई क्वेश्चन नहीं करना तो माइक सब बंद रखें, ठीक है। ये रिकॉर्डेड सेशन है, इसके बाद जो है फिर अगर आपने जनरल गपशप मारनी हुई तो उसके लिए रिकॉर्डिंग के बाद हम गपशप मार लेंगे, ठीक है। स्कूल में सर, जी जी सर ये बंदा खुद बहुत रिमूव हो जाता है सर, ये क्या इशू आ रहा है? रिमूव आपका इंटरनेट का इशू होगा तब रिमूव होता होगा। पता नहीं सर, इंटरनेट तो ठीक चल रहा है, बंदा खुद खुद रिमूव हो जाता है, बार बार ज्वाइन करना पड़ता है सर। मोस्ट प्रोबेबली आपके इंटरनेट में कोई फ्लक्चुएशन आ रही होगी, उसकी वजह से आपको डिस्कनेक्ट होता है। डिस्कनेक्ट होंगे तो आप रिमूव हो जाएंगे। बाकी मैं तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि मैं आपको रिमूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो चलें आगे इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर मड स्लाइड्स वगैरह होती हैं अनकंसोलिडेटेड रॉक्स वगैरह में, जिसमें आपके फ्रेशली फॉर्म मड स्लाइड्स होती हैं, ठीक है। वाटर सेचुरेशन लेवल ज़्यादा हो जाए, जितना किलियात वाला एरियाज है, इसमें प्रॉब्लम यही होता है कि इसमें जिस टाइम बारिशें ज़्यादा होती हैं तो उसमें वाटर सेचुरेशन लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो स्लाइड्स वगैरह ट्रिगर होती हैं। तो ये देखिएगा आप, ठीक है। फिर ये माइक बंद कर दें अपना प्लीज़। राइजिंग टाइड्स में अगर आप ओशियनोग्राफी कर रहे हैं, आप ओशन की स्टडी कर रहे हैं, अब ये जो है ये कंपोजिट बुक है, ठीक है। ये सारी उसको फील्ड्स को माइक बंद कर दें प्लीज। तो स्लिपरी रॉक्स वगैरह में आप अगर जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें एलजी कवर्ड है, किसी आप डेंस फॉरेस्ट में जा रहे हैं जो कि रेनी फॉरेस्ट है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है कि आपके पास जो रॉक्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर एलजी का कवर होता है। अब जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हम वो स्ट्रीम के सेडिमेंट्स ले रहे थे, तो स्ट्रीम के सेडिमेंट्स लेते हुए जब मैं खुद भी उस स्ट्रीम में रिवर में एंटर हुआ तो वो आपका पाँव जो है वो स्टेबल नहीं रहता, ठीक है। तो वो स्लिप करता है। तो उसके लिए आपको जो है वो प्रोटेक्शन वगैरह ये है कि आपके शूज़ भी मैटर करते हैं, ठीक है। एटलीस्ट जो है अगर आप, अब मैंने जैसा स्टूडेंट से कहा कि मैंने कहा वो आप प्लास्टिक के शूज़ वगैरह ले लें, उससे ये होगा कि आपके पाँव नहीं चलते,
ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जैसे हम जूते वगैरह ऑब्वियसली उतार के उस स्ट्रीम में एंटर होते थे तो उसमें वो बाज़ दफ़ा नीचे एजी किस्म की होती है, ठीक है, रॉक्स, क्योंकि वो तो स्ट्रीम बेड के अलाउंग मूव कर रहे होते हैं तो उनमें वो एजेस कॉर्नर वगैरह होते हैं तो वो आपका पाँव कटने पड़ जाता है, पाँव जख्मी होता है। तो उसके लिए ये है कि आपका एक तो ग्रिप मिल जाएगी, ठीक है, और सेकेंडली ये है कि आपका पाँव महफूज रहेगा। तो ऐसे स्लिपरी एरियाज में आप जो है थोड़ा ध्यान से गुजरें, आस्ता मूव करें। ये नहीं है कि आप स्पीड से मूव करेंगे, ऑब्वियसली गिरेंगे तो फिर वो आपको जो है वो ज़्यादा डैमेजिंग होती है। इसके साथ ही मेरी चाय भी आ गई है। गुड। वर्किंग फ्रॉम होम के ये बड़े फायदे हैं यार। अच्छा, अनइवन सरफेसेस पे, ठीक है, या सरफेसेस कवर्ड विद बोल्डर्स, ऑब्वियसली आप उसके ऊपर जिस टाइम मूव चलेंगे, अनइवन जगह है, अगर आप ध्यान से नहीं चलेंगे तो इस डेंजर या थ्रेट है कि आपका जो है वो एंकल ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है, पोटेंशियल है कि आप वहां पर से स्लिप होंगे, आपका जो है अगर आप ध्यान से नहीं चल रहे तो वो आपका एंकल ट्विस्ट हो सकता है। तो उसके लिए मेजरली ये होता है, एक तो आप शूज जो है वो एंकल ग्रिप वाले पहने, और सेकेंडली वो आप ध्यान से चलें, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल वेदर्स में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि हाइपोथर्मिया भी हो सकता है अगर आपके पास जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप बहुत ज़्यादा है और आपने प्रॉपर्ली ड्रेसिंग नहीं की हुई, सनस्ट्रोक हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो है आप जो आपके कपड़े हैं या वेदर कंडीशंस के मुताबिक आपके होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास हेड कवर होना चाहिए, ठीक है, सन ग्लासेस अगर आप ग्लेशियर में जा रहे हैं, ठीक है, तो अक्सर आपने वो देखा होगा, ये जो एक सियाचिन वगैरह पे फौजी होते हैं, इन्होंने सन ग्लासेस पहनी होती है। अगर वो सन ग्लासेस नहीं पहनेंगे तो उस वाइट स्नो की वजह से उनकी जो आईज है वो रेटिना वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो आपकी ग्लासेस वगैरह वो भी होती है। अच्छा, कि अगर आप ग्लेशियर्स वगैरह के जा रहे हैं, सन ब्लॉक चाहिए होता है। आप नॉर्दर्न एरियाज में जितना आप जाते जाएंगे एल्टीट्यूड हाई होता जाएगा, उतना आपको जो सन है वो अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह की वजह से आप ज़्यादा डैमेजिंग हो सकते हैं, वो अच्छे खासा आपको सन बर्न हो सकता है, ठीक है। एंड बिलीव में वो फिर सारी उम्र ही रहता है। तो इसलिए वो आपके टी शर्ट्स वगैरह जो है उनको अवॉइड करें, ठीक है। जब आप फील्ड पे जाएं फुल स्लीव शर्ट्स पहने, ठीक है। वो टी शर्ट्स पहनने की वजह से ही मेरी बाजू जो है वो टी शर्ट के नीचे से जो है वो सारी की सारी काली है, ठीक है। फिर वाटर प्रूफ आपके पास हो कपड़े, ठीक है, बेहतर है। एक रेन कोट वगैरह टाइप का पूरा सूट भी मिलता है अगर बारिश वगैरह हो जाती है। अब ये लास्ट टाइम हम जब चाइना गए थे तो इसकी एक्सर्शन ट्रिप में एंड में हम एक ग्लेशियर देखने गए, वेदर बिल्कुल ठीक था, सुबह हम गए, धूप सी थी। अब जब थोड़ी देर गुजरी, अब क्योंकि वो जैसे आपके नारायण गागान वाला टाइप का एरिया था ग्लेशियर्स का, फिर बारिश स्टार्ट हुई, फिर बारिश इंतहा की स्टार्ट हुई, इतना कि मेरा जो रेन कोट था वो उसमें से भी वो सीपेज स्टार्ट होगी, मेरे जूतों में पानी आने पड़ गया। तो बेसिकली ये था कि मेरे पास रेन कोट तो था, रेन पैंट नहीं थी, ठीक है। तो वो मेरे साथ के जितने थे वहाँ पे जर्मन्स भी आए हुए थे जिन्होंने लेटर ऑन जो है वो तिब्बत जाना था, तो वो तो ऑब्वियसली उसके मुताबिक उनके पास पूरा फील्ड ड्रेसिंग थी, तो उन्होंने मेरे सामने जो है उन्हीं कपड़ों के ऊपर जो है उन्होंने वो रेन सूट पहना और वो मज़े से फिर रहे थे, और हम जो है वो हम भागते भागते फिर रहे थे, मैं और फैजान साहब। लाइटनिंग लाइटनिंग जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। जब बिजली कड़कती है, अगर आप लोग एबटाबाद में ही हैं तो ये मेरा ख्याल है लास्ट वीक में बारिशें हुई हैं, आपने देखा होगा इंतहा की लाइटनिंग थी वो। तो उन लाइटनिंग में आप जो है लेस देन अबाउट 5 miles अवे अवॉइड शेल्टरिंग अंडर द ट्री एनीथिंग टॉल वेयर lightning is likely to ground। नॉर्मली ये होता है कि जब बारिश होती है हम भाग के दरख्त के नीचे छुप जाते हैं, ठीक है, इसको अवॉइड करें अगर लाइटनिंग वर्क हो सिस्टम हो, ठीक है। अगर गरज चमक की बारिश हो रही हो, थंडर स्टॉर्म हो, तो आप इन ट्रीज वगैरह के ऊपर मत जाएं, क्योंकि ये जो है जब गीले हो जाते हैं तो गीले होने के बाद ये कंडक्टर बन जाते हैं,
ठीक है। तो कंडक्टर होने की वजह से वो जो है इन चीज़ों को हिट करती है। आपने अगर पुरानी बिल्डिंग देखी हो जो फॉरेनर्स के ज़माने की बनी हुई है, यहाँ पे गोरों के ज़माने की, तो वो अगर उनके ऊपर आप देखें तो वहाँ पे एक टॉप के ऊपर एक रॉड सा लगा होता है, ठीक है। वो इसलिए होता है कि अगर लाइटनिंग उस घर के ऊपर गिरती है ना, तो वो उसको कंडक्टर के तौर पे एक्ट करके, ठीक है, तो वो उसको ग्राउंड कर देगी, ठीक है। तो इस केसेस में आप ट्रीज वगैरह के नीचे मत खड़े हो, ठीक है। तो हाई, अगर वो कह रहा अगर टाइम है तो आप हाई ग्राउंड से नीचे उतर जाएं, ठीक है। हाई ग्राउंड से मुराद है कि अगर आप पहाड़ पे चढ़े हुए हैं तो उससे आप नीचे उतरने की कोशिश करें। वो कह रहा है कि क्रॉच डाउन इन एन ओपन स्पेस टचिंग एज लिटिल ऑफ द ग्राउंड एज पॉसिबल, क्योंकि ग्राउंड गीला है तो उसको आप टच मत करें। आपके शूज़ जो हैं वो मोस्टली प्लास्टिक या रबर के होते हैं, तो वो आपके जो है वो ऐसा नॉन कंडक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप पानी वाले ऑब्वियसली जो गीला ग्राउंड है उसे आप जिस टाइम टच करेंगे तो वो आप उसकी कंडक्टेंस में जा रहे होते हैं। जैसे अक्सर आपने घर में बिजली का काम होता हुआ देखा हो तो वो लोग जो हैं उन्होंने रबर के नीचे जूते वगैरह पहने होते हैं, ठीक है, ताकि उनके ग्राउंड के साथ कांटेक्ट ना हो और वो ऐसा कंडक्टिंग बॉडी के तौर पे एक्ट ना हो, ठीक है। अगर आप व्हीकल में हैं तो फेयरली आप जो है वो सेफ है, मगर आप उसकी मेटल बॉडी को टच मत करें, ठीक है। व्हीकल में आपको पता है उसकी जो बॉडी है वो मेटल है, अगर उसके ऊपर लाइटनिंग गिरती है तो उसमें करंट आएगा तो वो आपको लग सकता है, ठीक है। इस टाइम बाकी भी जो है पानी से आप हैं तो पानी से दूर हो जाएं, ठीक है। ये वो जगह होती हैं जहाँ पे लाइटनिंग जो है मोस्ट लाइकली टू स्ट्राइक होता है, ठीक है। चलें, ये बाज़ के आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि नेट का इशू है, तो उन्हें कहें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेशन जो है रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद यहीं पे ही पड़ा होगा तो वो बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। डेंजरस बीस्ट वगैरह अगर आप किसी एरिया में हैं जहाँ पे बीज हो सकती हैं या फिर आपके पास स्नेक्स वगैरह हो सकते हैं या लीचेस हो सकती हैं, स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, ठीक है, तो उनमें आप जो है अपने आप को सेफ रख के आप चलेंगे, ठीक है। जैसे गलियात वाले एरियाज में मैंने आपको कहा कि वहाँ पे आपके पास लेपर्ड वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। वर्किंग मशीनरी के एरिया में आप हो तो उनसे थोड़ा दूर रहें। जिस तरह क्यूरीज वगैरह में होता है, क्यूरीज जो होती हैं वो पोर्शन होता है जहाँ पर से आप किसी रॉक को या और बॉडी को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसको उस माइन को क्यूरी कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप ऑब्वियसली मशीनरी वगैरह लगी हुई है या कहीं पे ग्रेनाइट की लगी हुई है मशीनरी, तो वहाँ पर से जिस टाइम आप सैम्पलिंग वगैरह या स्टडी के लिए जा रहे हैं तो उस मशीन से दूर रखें रहें। अगर पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने वो अटेंड किए हैं जो सेमिनार हुआ था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट में, तो वहाँ पे एक रॉक कटिंग की उन्होंने मशीन भी लाई हुई थी नीचे एग्जीबिशन में, तो उसके साथ चेन लगी होती है, चेन सा, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली जिस टाइम वो रॉक कट कर रहे हैं तो आप उसके करीब मत जाएं, ठीक है। या फिर कहीं पे वेल ड्रिल हो रहा है, जैसे हमारे अभी राइट नाउ घर के सामने वाले प्लॉट में वो वाटर का वेल ड्रिल कर रहे हैं, तो वो अच्छा खासा उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, तो उससे वो दूर रहे क्योंकि वो यार ये ERS 001 जो है इन्हें आप बता दें कि बाद में जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा होगा, तो वो टेंशन ना लें, वो उसको देख सकते हैं आगे फॉरवर्ड करके। तो ये मैं कह रहा था कि वो ड्रिलिंग में वो परकशन ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो उसकी जो बोकी होती है वो बोकी, उससे मैंने पूछा था, वो तकरीबन 14 से 15 मन की बोकी है, ठीक है। तो वो एक आयरन वायर के साथ अटैच होती है और वो उसे अप एंड डाउन करके उसके ऊपर परकशन थोड़े की तरह गिराता है, तो वो उसके साथ वो सैम्पलिंग के साथ वो वेल ड्रिल करता जाता है। तो इन जगहों पे जब मशीनरी यूज हो रही है तो इससे आप थोड़ा दूर रहें, ये ना हो कि वो, क्योंकि वीर एंड टीयर होते रहता है उसमें, आयरन की जो आपके पास वायर होती है उसमें ऑब्वियसली वो बार बार जिस टाइम मूव करती है पुली के अंदर से, तो उसके अंदर से वो स्प्लिंटर वगैरह से निकलते वो कमज़ोर होती जा रही है, ठीक है। तो वो अगर गिरती है तो वो आपको लग सकती है, तो इन चीज़ों से दूर रहें। फिर फटीक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्स्ट्रा वर्क ना करें, ठीक है। इवन कि आप मोटरवे पे भी हो वहाँ पे भी उन्होंने लिखा होता है कि आप रेस्ट करें, ठीक है।
आप कंटिन्यूस ड्राइविंग मत करें क्योंकि फटीग की वजह से इट कैन बी डेंजरस, ठीक है। आप एक्सेसिव काम कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल आवर्स में काम करें, डे लाइट को मैक्सिमम यूज करें, ठीक है। तो उसके अलावा जो है एक्स्ट्रा काम करेंगे तो वो फटीक होगा, तो फटीक की वजह से जो है वो आप बीमार हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एल्टीट्यूड सिकनेस भी हो सकती है, ठीक है। इमीडिएट डिसेंट जब आप करते हैं तो आप एल्टीट्यूड की वजह से वो आपके सर में दर्द हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जब निकले हुए हैं फील्ड पे तो एवरी डे एंड एवरी मोमेंट इज कॉस्टिंग यू मनी, ठीक है। तो अगर आप एक दिन डबल अप काम करके अगले 2 दिन आप बीमार हैं तो उसका कोई फायदा तो नहीं है, ठीक है। उस 2 दिनों की आपको होटलिंग की भी आपको पड़ेगी, लॉजिंग का भी पड़ेगा, आपको खाने का भी पड़ेगा। आपका क्रू है, जैसे हम ऊपर जाते थे, हम 10-10 15-15 लोगों का क्रू जाता था, साथ में गाड़ियां हैं, ठीक है, इक्विपमेंट है, तो वो उन सारे लोगों का आपके ऊपर कॉस्ट पड़ रही होती है। तो इसलिए आप एक्स्ट्रा वर्क करके खुद भी ना थक के बीमार हो और उन्हें भी मत करें। चलिए इस चैप्टर को खत्म करते हैं आज। इमरजेंसी में क्या हो, एक तो आपको ट्रेनिंग हुई हो फर्स्ट एड की, ठीक है, इट्स सिंपल, कोई इतना इशू नहीं है। आप ने खुद घर पे भी देखी होंगी, ये तो यूट्यूब पे देख लें कि अगर आपको कोई बैंडेज वगैरह करनी है तो बैंडेज किस तरह करें, ठीक है। इमरजेंसी सर्विसेज अगर उस एरिया में आप जा रहे हैं तो लोकल पुलिस स्टेशन के आपके पास फ़ोन नंबर वगैरह हों, ठीक है, या फिर आपके पास एम्बुलेंसेस वगैरह के फ़ोन नंबर, ताकि अगर आप अल्लाह ना करे कहीं पे फंस गए हैं तो वो आपको रेस्क्यू कर सकें, ठीक है। जब आप वर्किंग अलोन कर रहे हो तो फिर नेसेसरी ये है कि आप किसी के साथ इन कांटेक्ट रहें, ठीक है। अब जैसे मैं जिस टाइम जाता हूँ तो मैं घर वालों को डिफरेंट सिटीज में से जब जा रहे होते हैं तो मैं वक्तन फवक्तन उन्हें फ्रीक्वेंट घर का जो एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है उस पर मैं अपनी लोकेशन भेजता रहता हूँ कि यार मैं अभी जो है हवेलिया में हूँ, अभी जो मैं हरीपुर में हूँ, अभी जो है मैं उस जगह पे हूँ, अभी मैं वापस आ रहा हूँ, ताकि उन्हें पता हो कि आप कहाँ पे हैं, ठीक है। अगर नॉर्दर्न एरियाज में आप जाएं विद फॉरनर स्पेशली तो वो हर चेक पोस्ट पे आपकी एंट्री होती है, ताकि अल्लाह ना करे आप कहीं पे गुम हो जाते हैं तो उन्हें एक विंडो मिल जाए कि यार अच्छा यहाँ पे वो एंट्री करके गए थे, अगले पे एंट्री नहीं आई तो इस एरिया के दरमियान उसको ढूंढना है, ठीक है। फिर आगे सेफ्टी इक्विपमेंट में तो यही, जब आप वर्किंग अलोन में या वर्किंग अलोन नहीं भी कर रहे तो आप घर वालों के साथ वक्तन फवक्तन घर जिस टाइम आपको फील्ड में थोड़ा टाइम मिलता है तो आप घर वालों को एक मैसेज ड्रॉप कर दें, ठीक है, कि अभी आप कहाँ पे हैं, ताकि वो घर वालों को पता हो कि आप लोग, या फिर आपके सुपरवाइजर को पता हो कि आप इस एट दैट मोमेंट आप कहाँ पे हैं, ठीक है। तो वही हार्ड हैट्स वगैरह सेफ्टी इक्विपमेंट में आ गया। रिफ्लेक्टिव क्लॉथिंग्स, अगर आप रोड के अलांग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अक्सर आपने रोड के अलांग काम करने वालों को देखा होगा, उनके ऊपर वो येलो कलर की उन्होंने जैकेट पहनी होती है, वो ये होता है कि उसके ऊपर जिस टाइम लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो उससे ये पता लग जाता है कि ये फ्लोरोसेंट क्लॉथिंग होती है, तो ये छोटी सी लाइट के ऊपर भी वो ग्लो करती हैं, तो उससे अगले बंदे को पता हो जाता है कि यहाँ पे कोई है, ताकि वो फिर ड्राइव जो है वो सेफली करे। गॉगल्स, फील्ड गॉगल्स मस्ट होती हैं, ठीक है। जिस टाइम आप हैमर यूज कर रहे हैं किसी रॉक के ऊपर तो उसके स्प्लिंटर्स वगैरह निकलते हैं, ठीक है। हम लोग जो है अक्सर जाते हैं, आपको कहा जाए सैंपल लें तो आप जाते हैं ना ऊपर देखते हैं ना नीचे देखते हैं, ठीक है। आप जाके तो सैंपल लेने पड़ जाते हैं ऊपर, बाज दफा आप नीचे सैंपल ले रहे होते हैं, ऊपर अनकंसोलिडेटेड सैंपल पड़ा होता है, वो आपके सर के ऊपर आके लग सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख के सेफ पोजीशन से जाके लें। आपको पता है अब आप छठे सेमेस्टर में बच्चे नहीं हैं, आपको पता है कि एक रॉक यूनिट बहुत लंबे एरिया तक फैला हुआ होता है, तो लाजमी नहीं है कि जो मुंह के आगे है वहीं पर से ही आपने सैंपल लेना है, ठीक है। आप जो सेफ उसके पोजीशन है वो डिफाइन करें, जो एक्सेसिबल हो, जहाँ पे स्लाइड ना हो, जान जोखिम में करने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे जो सेफ पोजीशन है वहाँ पे जाके सैंपल आप कलेक्ट करें, ठीक है। उसके अलावा जब हम लगे होते हैं, उसे हथौड़े मार रहे होते हैं, तो उसमें से स्प्लिंटर निकलते हैं, तो स्प्लिंटर आपकी आंख में जाके लग सकता है और आपको डैमेज कर सकता है, ठीक है। अब ये देखें, बाज दफा अगर आप व्हील अप हैमर साथ में ले जाते हैं, जो ऑलरेडी ये इसके एज देखें ये टूटने वाला हुआ है, तो आप जिस टाइम इसको यूज करेंगे
ठीक है। तो इसमें से स्प्लिंटर्स निकलेंगे जिस टाइम से हार्ड रॉक पे मारेंगे, या फिर ये पूरे का पूरा बार दफा होता है थोड़ा ही आगे से खुल जाता है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके लिए आपके पास हार्ड हैट भी होना चाहिए, साथ में आपके पास गॉगल्स हों। वो अक्सर जैसे वो लैब वालों में नहीं, इंग्लिश मूवीज वगैरह में बताए होते हैं कि वो लैब वाली वो आगे ग्लासेस होती हैं, ताकि ये एक छोटी सी चीज़ है, अगर आपने ध्यान ना दिया और अल्लाह ना करे आपकी आंख में वो उसका स्प्लिंटर लग जाता है तो आंख पूरी उम्र के लिए ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपने इनको इनकॉर्पोरेट करना होता है। फिर ऑब्टेनिंग परमिशन, ठीक है। आप किसी एरियाज में जा रहे हैं जो प्राइवेट एरियाज हैं तो उसकी परमिशन ले लें। अब जैसे काकूल वाली साइड पे आप करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको आर्मी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप आज़ाद कश्मीर वगैरह में जा रहे हैं तो आज़ाद कश्मीर में भी आपको आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। मोस्टली हमें परमिशन नहीं लेनी पड़ती क्योंकि हम नेशनल हैं पाकिस्तान के, लेकिन अगर आप फॉरेनर्स के साथ हैं, ठीक है, तो फॉरेनर्स को एनओसी जनरेट होती हैं। एक होती है ट्रैवल एनओसी, होती है कि आप इस्लामाबाद से खुंजरात तक ट्रैवल कर सकते हैं जी, वो इश्यू नहीं है। सेकेंडली जो है उन्हें फिर अगर आप इक्विपमेंट कर रहे हैं या फील्ड सर्वे कर रहे हैं उसकी सेपरेट एनओसी होती है, ठीक है। तो आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको परमिशन चाहिए तो वो आप परमिशन पहले लेके जाएं, ठीक है। अगर किसी की प्राइवेट लैंड है उसके ऊपर आप सर्वे कर रहे हैं तो वो आपको उस एरिया के परमिशन मस्ट होती हैं। जैसे नॉर्दर्न एरियाज में अगर आप जाएं तो मोस्ट वहाँ पे काउंसलिंग सिस्टम है वो बड़ा प्यारा है कि वहाँ पे एक काउंसलर उन्होंने बनाया हुआ। कम्युनिटी सिस्टम्स है ना, ये गिलगित और गिलगित से नॉर्थ में हुंजा खुंजरात तक, तो वो कम्युनिटी सिस्टम है। वहाँ पे एक मेंबर होता है, आप वहाँ पे जाएं उस मेंबर से बात करें। वो लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, वो आपके साथ चाहते हैं, वो आपको रोकते नहीं है, लेकिन ये है कि उन्हें पता हो कि कौन आया हुआ है और क्या कर रहा है। जब आप उन्हें कहेंगे कि हम स्टूडेंट हैं, हम फील्ड के लिए आए हैं, वो आपके साथ जाएंगे। साथ में आप उन्हें भी सिखा दें, थोड़ा उनका भी भला हो जाएगा। तो आप मैं नॉर्मली इस तरह करता था जब नॉर्दर्न एरियाज में जाके इक्विपमेंट इंस्टॉल करते थे, तो मैं उन्हें कहता था कि एक तो काउंसलर वगैरह से मिल के वहाँ पे एक जगह हम लोकेट करते थे। फिर मैं उन्हें कहता था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उन्हें आप लेके आए ताकि मैं उन्हें लेक्चर दूं। ये जो इक्विपमेंट है ये पाकिस्तान में ये लेटेस्ट है इक्विपमेंट चाइनीज का, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जितनी अवेयरनेस हो जाए, वो साइज्मिक स्टेशन है या फिर मैग्नेटोटेलेरिक के हैं, तो वो बजाय इसके कि आप खुद से जाके अकेले में लगे हुए हैं साथ में उनको एंगेज करें, क्या बताओ उनकी अवेयरनेस भी हो जाए साथ में, ठीक है। तो उल्टा वो आपको हेल्प आउट भी करते हैं, बड़ा अच्छा होता है ये। फिर ये कंट्री साइड कोर्स एंड में, ठीक है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शन, ठीक है। हम में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि हम अपनी गलती नहीं ओन करते। गलती ओन करें, आपने की है तो उसको ओन करें, ठीक है। अब जिस किसी प्रॉपर्टी में आप एंटर हुए हैं तो गेट अगर खुला था तो उसे वापस पे खुला ही छोड़ें। ये ना हो कि आपने अगले की प्रॉपर्टी यूज की, उसे डैमेज करके फिर उसमें गेट खुले छोड़ के आप चले जाते हैं। तो वो एक अगला बंदा जो होता है जिसने आपके साथ इतनी भलाई की होती है, अपनी लैंड वगैरह आपको यूज करने के लिए दे रहा है, ठीक है, तो उसे आप डिसरिस्पेक्ट मत करें, ठीक है। लोगों की प्राइवेसी की और कल्चरल सेंसिटिविटीज की आप रिस्पेक्ट करें। ऑब्वियसली नॉर्दर्न एरियाज में आप जिस टाइम जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको पता है पर्दा सिस्टम बहुत होता है, ठीक है। कोहिस्तान में आप जा रहे हैं या फिर आप पश्तून बेल्ट में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के गली मोहल्लों में इस तरह मत घुसें, ऐसे एरिया में जा कि सैम्पलिंग मत करने पड़ जाए जिससे नीचे घर वगैरह एक्सपोज हैं, तो वो फिर उनके लिए भी ये चीज़ बुरी होती है और सोशली अच्छी नहीं है। तो आप ये चीज़ों को दिमाग में रख के तो फिर करें, ठीक है। वहाँ पे पौधे मत तोड़ें, परिंदों को मत करें, ठीक है। उन्हें परिंदे हो गए या एनिमल्स हो गए उन्हें आप डैमेज मत करें, ठीक है। लीव नथिंग बिहाइंड, लीव नथिंग बिहाइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इक्विपमेंट जो है बाज़ दफ़ा आप जाते हैं वहाँ पे ढेर लगा के खोल के बैठ जाते हैं, सारी चीज़ें वापसी पे आप आगे जाते हैं तो पता लगता है जी हैमर ही नहीं है। वापस आके आप ऑनर के ऊपर नहीं चला सकते, वो आपने छोड़ के गए, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर वो आपका अपना कसूर है। आपका कोई भी वैल्यूएबल्स जो है, बिलोंगिंग्स जो है वो आप वहाँ पे मत छोड़ के जाएं, ठीक है। डू नॉट हैमर और सैंपल अनलेस इट्स नेसेसरी। वैसे ही नहीं, मतलब जाके आप बस लगे हुए हैं, आप खुदाई पे लगे हुए हैं, किसी जगह पे आप सैंपल तोड़ी जा रहे हैं, जब तक नेसेसरी नहीं है आप हैमरिंग मत करें, ठीक है।
अक्सर लोगों ने, लैंड ओनर ने वहां पे साइन लगाए होते हैं, किसी की फसल है, उसने इतनी मेहनत की हुई है, आप जाके बगैर परमिशन के आप जाके घुस जाते हैं, फसल डैमेज। अब आपको नहीं पता कि क्या पता वो आपके नजदीक वहां पे वो घास उगी हुई है, ठीक है, लेकिन वो अगले बंदे क्योंकि हम लोगों को नॉर्मली इतना नहीं पता होता उसके साथ क्या नाम है, कल्टीवेशन के साथ, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग जो है वो खड़ी फसलों में चले जाते हैं, वो डैमेज कर देते हैं, वो किसी की मेहनत है, ठीक है, तो उसका नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर अब बस कर देना सर, टाइम भी होने वाला है। जी मैं वही कर रहा हूँ जी, ये श्योर हो सर। गई